अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने साल तक जी सकते हो तो इसका आंसर आप शायद दोगे कि 70-80 साल तक जी जाऊंगा, या फिर लकी रहा तो जाके 100 साल जीऊंगा, या फिर 120 तक। कोई एकदम लकीएस्ट जो होता है वो हाईएस्ट 120 तक जीता है, उससे ज्यादा कोई नहीं जीता है अभी के दुनिया में। क्योंकि अगर हम लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने, यानी जिनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड केस है, तो वो 120-125 साल का होगा। लेकिन कई ऐसे बाबा इंडिया में हैं जिनके बारे में आप सुने तो नहीं होंगे क्योंकि वो पब्लिक में उतना आते नहीं है, लेकिन उनका अगर आप एज जानोगे तो वो 150, 175 ऐसे भी ईयर्स को टच करते हैं। कैसे टच करते हैं, इसका पीछे का लॉजिक क्या है, क्या कोई साइंटिफिक बेसिस है इसका? तो देखो, साइंटिफिक बेसिस तो इसका है नहीं। ये कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूं तो आप चौंक जाओ। ऐसा होते हुए कई जगहों पर देखा गया है कि लोग साधना और तपस्या के मदद से, यानी अच्छे लाइफस्टाइल वगैरह की मदद से वो लोग जी लेते हैं। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजनिंग अगर आप पूछो तो यही हो सकता है कि जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, वो भर पेट खाना खा रहा है, मान लो मांस मछली खा रहा है, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना प्रेशर पड़ेगा या फिर उसके बॉडी पे जितना लोड पड़ेगा, तो उसमें उसके बॉडी का ज्यादा एनर्जी खपत हो रहा है। इसका मतलब क्या कि वो जल्दी जल्दी एज कर रहा है, वो अपने बॉडी का फुल पोटेंशियल हर एक सेकंड यूज कर रहा है पूरा खा पी के। लेकिन अगर आप किसी हिमालयन बाबा या फिर किसी और ऐसे बाबा के बारे में सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनका फूड और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। वो ऐसा अक्सर कहेंगे कि हम दिन में एक बार खाते हैं या फिर 2 दिन में सिर्फ एक बार मील लेते हैं। तो एक तरह से साइंटिफिक एंगल से देखें तो उनका एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाता है। अब बॉडी अगर एनर्जी कम यूज करेगी तो इसका मतलब बॉडी में कम टॉक्सिन्स डेवलप होंगे। अगर आप एजिंग के बारे में पूछोगे कि एजिंग आखिर होता क्यों है, इंसान आखिर बूढ़ा क्यों होता है, मर क्यों जाता है, तो इसका आंसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में छिपा है, जो कि ये कहता है कि एजिंग ही वो फैक्टर है जिसके चलते ये होता है, और ये खान पान से और एक्सेलरेट होता है। लेकिन कई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कि बाबा यूज करते हैं और इतने साल तक जिंदा रहते हैं। अब अगर कैटेगरी की बात करें तो 2 टाइप के कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो जो कैमरा के सामने आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि हम इतने साल जिए हैं, और यही जो सोसाइटी का यही एरिया है जो कि हम जानते हैं। अगर वो कैमरा के सामने आए हैं तभी तो हमको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है कि कोई 120 या 30 साल तक जिया है। लेकिन ऐसे कई बाबा हैं जो कि 150, 170 साल तक जिए हैं, जो कि दुनिया के सामने नहीं आते हैं। अब दिक्कत यहाँ आती है, उनको पहली बात दुनिया से कोई मतलब होता नहीं है, बस वो अपने में अपने साधना को डेवलप कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई 200 साल तक जिए तो ऐसा कोई तरीका नहीं कि आपको पता चले कि उतने साल तक कोई जिया है। सिंपल बात है, क्योंकि ज्यादातर जिनके पास एक्चुअल सुपर पावर्स हैं, जो कि साधना के जरिए या फिर त्याग के जरिए या फिर तप के जरिए जो प्राप्त किए हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप कम ही जानोगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ज्यादातर पब्लिसिटी पसंद नहीं है आम लोगों की तरह। अगर वो पब्लिसिटी पसंद करे तो इसका मतलब वो बस कैमरा के सामने दिखाने के लिए वैसा कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। ज्यादातर ये जो लोग होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया वो तो बस ये सीक्रेट्स बताया कि ऐसी चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में। अभी तक जो मैंने बताया ये आपके बस अवेयरनेस के लिए था, लेकिन मेन फैक्ट पे आए तो ये आर्टिकल्स देखो। कई एजिंग एक्सपर्ट्स, यानी ऐसे लोग जो कि अपना पूरा जीवन जो है वो इंसान के एजिंग को स्टडी करने में लगा दिए हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम सही टेक्नोलॉजी को डिस्कवर कर लें तो इंसान 1000 से 20,000 साल तक जी सकता है। अब ये सुनने में तो अल्ट्रा स्टूपिड बात लगती है, सिंपल है, मैं भी कहूंगा इट्स स्टूपिड, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि एजिंग पे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए हैं। एजिंग एक्सपर्ट जाओ पेड्रो डे मेलगेस और बाकी जितने भी लोग हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल में इंसान के बॉडी को स्टडी किए हैं, वो अभी भी यही मानते हैं कि अगर सही टेक्नोलॉजी मिले तो 20,000 साल तक इंसान जी सकता है। एजिंग किस लिए होता है, इंसान किस लिए बूढ़ा होता है, इसका आंसर हमारे डीएनए में है। हमारा डीएनए जो है वो टूटता रहता है, सिंपल भाषा में आप ये जान सकते हो। देखो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर डीएनए में इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि कैसे सेल को रिपेयर करना है, बुखार हुआ है तो कैसे ठीक करना है, और अगर कुछ भी हो जाए, खून निकलने लगे तो खून को रोकना कैसे है। ये सब जो चीजें हैं ये सब एक किताब के रूप में मौजूद है आपके डीएनए में। लेकिन
जैसे जैसे आप एज करते हो, आपका एज बढ़ता है, 20 से 30 होता है, 30 से 40, 40 से 50, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है कि फॉर एग्जांपल आपका बॉडी में अगर कहीं कट जाए और अगर खून निकलने लगे तो वो खून रुकेगा कैसे, ये इंस्ट्रक्शन जो किताब में रहती है आपके डीएनए में, ये जो इंस्ट्रक्शन है जो कि आपके डीएनए में मौजूद है, ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगती है आपके बॉडी से। यानी जो इंसान 80 साल का होता है, आप साइंटिफिकली एक तरीके से कह सकते हो कि उसके बॉडी में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं जो कि उसके बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। और इंस्ट्रक्शन के कमी के वजह से वो इंसान दिन ब दिन और वीक होता चला जाता है, यानी कमजोर होता चला जाता है। तो ये सिंपल सा डीएनए का सारा साइंस है। तो अगर हम लोग डीएनए को स्टडी करके डीएनए को ऑल्टर करने की कोई टेक्नोलॉजी ला दें तो ये विज्ञान के फील्ड में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन होगी कि हम डीएनए में वो इंस्ट्रक्शन फीड कर पा रहे हैं। इससे कोई 80 साल का हो या 90 साल का हो, सेल्स को कैसे रिपेयर करना है ये हम डीएनए में आर्टिफिशियली फीड कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो एजिंग एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इंसान में 1000 से लेकर 20,000 ईयर्स तक जीने की कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी के मदद से। नेचुरली नहीं है, टेक्नोलॉजी की मदद से है। यानी इंसान का जो शरीर है वो एक तरह से कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह कंप्यूटर में प्रोग्राम्स फेड होते हैं, उसी तरह हमारे डीएनए में कई तरह के इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं जो कि हमारे लाइफ को पावर करती है। और यही इंस्ट्रक्शन जिंदगी भर होना बहुत जरूरी है, लेकिन वक्त के साथ साथ यही वीक पड़ जाता है, इंस्ट्रक्शंस चले जाते हैं। अब जैसे ये फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें राइट साइड में एक यंग हैंड आप देख सकते हो और लेफ्ट साइड में एक ओल्ड हैंड आप देख सकते हो। तो अगर सही टेक्नोलॉजी हो हमारे पास, अगर इस ओल्ड हैंड में हम कुछ फीड कर पाए, यानी ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दे कि इसको कैसे रिपेयर करना है, तो ये रिपेयर हो जाएगा और ऐसे से ऐसा होना, यानी ओल्ड से यंग होना भी पॉसिबल हो सकता है थियोरेटिकली। और जो स्पेस साइंस में है उनको पता होगा कि सिविलाइजेशन का स्केल होता है, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है तो उसमें भी स्केल मौजूद होता है, यानी वो कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो जो लेवल 4 पर है, यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ हमारे मिल्की वे की बात नहीं हो रही है, हमारे पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ऐसा टाइप का सिविलाइजेशन है जो कि ये जानता है कि डीएनए को कैसे रिपेयर करना है, तो वो ऐसे ओल्ड से यंग में आ रहा होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है और इसमें इतनी चीजें संभव है कि आप थिंक भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस था एजिंग और उसके साइंस के बारे में। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जापान के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जापान कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो वहां के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि अगर आप या आपके फैमिली मेंबर कोई भी अगर जापान घूमने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि जो जापान में पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो कि पब्लिक के लिए यूजेबल है, वहां पर ऐसे ग्लास लगे रहते हैं, यानी शीशे लगे रहते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर स्मार्ट ग्लासेस लगे रहते हैं, यानी स्मार्ट शीशे। और ये जो है जब तक इसको कोई यूज नहीं करता, मान लो ये टॉयलेट खाली है पूरी तरह से, तो आप अगर इसके पास से गुजरोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा कि ये कैसा टॉयलेट है। इसके अंदर तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप इसके अंदर जाओगे और डोर को लॉक करोगे और इसको यूज मोड में डालोगे तो ये पूरी तरह से ओपेक हो जाएगा। मतलब जब आप इसको नहीं यूज करते तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ऐसा कुछ यूनिक चीज आपको जापान में देखने मिलेगा। तो आपके फैमिली में अगर कोई भी जापान जा रहा हो तो उसको ये बात पता होनी ही चाहिए ऑफ कोर्स। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, बर्ड्स। जब मैं बर्ड वर्ड का यूज करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? पक्षी। पक्षी से पंख रिलेटेड है। पक्षी मतलब ऑफ कोर्स उसके पास पंख होगा, लेकिन क्या कोई ऐसा पक्षी है जिसके पास पंख नहीं है? ये तो ऐसी बात हो गया कि क्या कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसके पास सब्सक्राइबर नहीं है? हाँ, फालतू एग्जांपल था, लेकिन फिर भी समझ जाओ। तो इस दुनिया में एक मात्र ऐसा पक्षी है जिसके पास पंख यानी विंग्स नहीं है, और वो आप याद कर लो अच्छे से, कीवी। ये जो कीवी पक्षी है ना, इसका कोई विंग नहीं होता है, और पूरे विश्व में यही इकलौता ऐसा बर्ड है जिसका कोई विंग नहीं है, कोई पंख नहीं है, कीवी। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, एक बहुत ही डीप फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। आपने इन्फ्लुएंसर्स को तो इंटरनेट पे देखा ही होगा, यानी फोटोग्राफर, टिकटॉकर्स, रीलर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फैक्ट ट्यूबर्स वगैरह वगैरह। तो इस चीज को अगर आप देखोगे कि हर कोई अपना अपना कंटेंट प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। तो अगर फोटोग्राफर को हम लोग देखें तो कई फोटोग्राफ वाले कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे पिक्स क्लिक करते हैं। तो एक फोटोग्राफर है एंडी बॉटिग्लेरी नाम का, जो कि बहुत जगहों पर घूमता है और इसके ऐसे हजारों फोटोग्राफर इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर अलग बात यह है कि ये फोटोज ही क्लिक करते हैं और इंटरनेट पे पोस्ट करते हैं। अलग क्या है भाई, आप ही पूछोगे। अलग ये है कि ये ऐसे कई लोकेशंस का फोटो प्रोड्यूस करते हैं और अपलोड करते हैं जिसके बारे में बताते नहीं है कि ये कहाँ पे है, क्योंकि इन फोटोग्राफर्स, जिसको कि एक स्पेशल कैटेगरी के फोटोग्राफर्स में रखा जाता है, ये मानते हैं कि अगर इंसान को इन लोकेशंस के बारे में पता चल गया तो वो इसको भी जाके पेड़ वगैरह काट के इसको भी बर्बाद कर देंगे, जैसे बाकी जगहों को करते हैं। सारे पेड़ पौधे काट देंगे। इसलिए हम इसका लोकेशन ना बताएं, सिर्फ ये बताएं कि हमारी धरती में ये कहीं ना कहीं है, बस इतना जान लो। तो यही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे धरती के लिए। तो ये फोटोग्राफर्स यही काम को करते हैं। ये इन्हीं चीजों को एनोनिमस रखते हैं कि ये नहीं बताते किसी को कि ये कहाँ पे है, बस इंटरनेट पे डाल देते हैं। लोगों को बोलते हैं ब्यूटी को एंजॉय करो, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि ये जगह कहाँ पे है। वो खुद विजिट करते हैं लेकिन पब्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग अगर किसी पोस्ट को देखेंगे या फिर वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से वो सारी जगह फेमस हो जाएगी और सारी ब्यूटी वहां की चल जाएगी इंसान के क्रूएल्टी के चलते। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग सी चीज लगी जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी कई क्रिएटर्स होते हैं, ऐसे भी कई लोग होते हैं। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, अगर इंसान के या फिर लाइफ के ओरिजिन के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो लास्ट में आपको यही पता चलेगा कि इंसान का जो ओरिजिनेशन है वो समुद्र में ही हुआ है। यानी जो वाटर है वही लाइफ है और यही हमारे साइकोलॉजिकल माइंड में इनबिल्ट है। यानी अगर आप जैसे कभी बीच घूमने गए, अगर आप वहां पर बैठोगे तो आपको ये पता चलेगा कि समुद्र के पास बैठने पर आपको रिलैक्स फील होता है। तो हर चीज का एक कारण होता है कि ये चीज क्यों होता है। तो समुद्र के पास रिलैक्स फील होने का कारण यही है कि आपके पास एक पानी का स्रोत होता है, या फिर किसी भी नदी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सारी बड़ी शहरें जो हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मौजूद है। यानी जिस जगह पर पानी का सोर्स है वहां पर लाइफ है। हर चीज कहीं ना कहीं पानी से जुड़ी हुई है। तो हमारे सी के पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ऐसे कई जायंट क्रिएचर्स हुआ करते थे जो कि अभी के समय पर नहीं है, लेकिन धरती पे सबसे ज्यादा साइज वाला अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जिस क्रिएचर के अंदर लाइफ मौजूद है, तो ऐसे कई बड़े बड़े शार्क्स आपको मिल जाएंगे। कई बड़े बड़े वेल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो वैसे एक शार्क हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है मेगालोडॉन। हमारे धरती पर ऐसे कई साइकिल्स गुजरते हैं जो कि किसी भी क्रिएचर के सर्वाइवल को अफेक्ट करती है। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ऐसे जो मेगालोडॉन्स हैं ये अभी हमारे वर्ल्ड में क्यों नहीं है, तो इसका आंसर ये है कि क्लाइमेट चेंज और बाकी ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए। मेगालोडॉन की बात करें तो वो करीब 26 लाख साल पहले हमारे वर्ल्ड से चले गए थे। लेकिन अगर ये अभी हमारे वर्ल्ड में होते तो बड़ा बड़ा जो टाइटैनिक शिप होता वो इसके सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के वजह से जिस क्रीचर्स पे ये फीड करते थे, यानी जिनको खाते थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उसको बाकी मछलियां खाने लगी, क्योंकि वक्त के साथ और भी कई तरह की मछलियां आ गई और पूरा जो वर्ल्ड का एक फूड सिस्टम होता है, फूड चेन होता है, वही डिस्टर्ब हो गया। और यही कारण है कि ये जो स्पीशीज हैं ये अपने आप को सरवाइव नहीं कर सके। ऐसे आपको कई रिपोर्ट्स मिल जाएंगे जो कि ऐसा कहते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। देखो ये तो फैक्ट आपको पता ही होगा कि 95% ऑफ द ओशन इज अनएक्सप्लोर्ड। तो ऐसा हम गारंटीड तो नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब थ्योरीज के हिसाब से ये अभी भी कई पार्ट्स में, कई समुद्री एरिया में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मेगालोडॉन की अलाइव होने की थ्योरी इस वर्ल्ड के सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि लोगों को बताया गया है कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में हुई नहीं है। मेगालोडॉन जो है ये अभी भी खुलेआम समुद्र में कहीं घूम रही है, ऐसा कई विचारकों का मानना है। अगर आप YouTube, डार्क वेब और बाकी जगहों पर अपना माथा फेरोगे तो कई जगहों पर आपको ऐसे
क्लिप्स मिल जाएंगे जो कि ये कहते हैं कि मेगालोडॉन आज भी मौजूद है, लेकिन एक पूरी तरह से एक एविडेंस होता है वो नहीं मिला है हमें। क्योंकि ऐसे कई जानवर है, कई हिरन है जो कि विलुप्त माने जाते हैं, लेकिन कई जगह पर वो जंगल में एक्चुअल में स्पॉट कर दिए जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट ही उनको स्पॉट करती है और ये कहती है कि हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं और एक्सटिंक्ट के कैटेगरी से वापस इंडेंजर्ड में आ जाती है। तो कई ग्रुप्स का ये भी मानना है कि मेगालोडॉन जो है ये डीप सी में अभी भी एग्जिस्ट करती है और यही कारण है इसको एक्सटिंक्ट से वापस इंडेंजर्ड में लाना चाहिए। तो अभी भी लगभग 40% लोग ये मानते हैं कि मेगालोडॉन जो है ये एग्जिस्ट करती है। नीचे कमेंट जरूर करना आपका जो भी थॉट्स हो और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।